नाज़रीन, लाहौर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जौहर टाउन में एक कार बम धमाके में 3 अफराद जान बहक और 21 जख्मी हुए। एक तवील अरसे के बाद पंजाब बदल हुकूमत लाहौर में दहशत गर्दों के निशाने पर है और सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि आज का जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है ये अफगानिस्तान में शुरू होने वाली खाना जंगी का नतीजा है। ये पाकिस्तान में कुछ बचे कुचे जो दहशतगर्द अनासर हैं वो फिर से सर उठाने लगे। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। इस दौरे में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास भी मुनक्किद हुआ है। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और उस सब में पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो इस वक्त सर जोड़कर बैठी है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में फेटफ का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो मामला है उसको आज भी डिस्कस किया जाएगा और अब उसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है, पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता, उस सब पे बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी साहब भी, और हमेशा की तरह मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच भी हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूंगी लाहौर में जो आज अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद हैं नदीम असगर साहब। नदीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नदीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अदील, आज का जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाहौर में जौहर टाउन में एक कार बम धमाका हुआ है, आप मुझे बताइएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं इस हवाले से कि शायद ये टारगेटेड एक धमाका था या कुछ बैरूनी ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आपको क्या लग रहा है आज के इस पूरे जो वाकया अफसोसनाक पेश आया लाहौर में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, एक तो हमारे हमसाये मुल्क में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस खित्ते पे लगी हुई हैं। ऐसे में इस धमाके को गैर मामूली समझा जा रहा है और ये धमाका ये बताया जा रहा है जी कि हाफिज़ सईद साहब की रिहाइशगाह के करीब हुआ है। अब जो धमाके का टारगेट कौन था ये चीज़ें तो अभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन ज़ाहिर है इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। एक बाप बेटा था और एक की शनाख्त अभी गालिबन नहीं हुई और 21 जो अफराद हैं ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। तो इस धमाके के ताने बाने कहाँ मिलते हैं ये देखना होगा और मेरे ख्याल में अगले आने वाले चंद घंटे इसमें बड़े अहम हैं, जिनमें ये चीज़ें जो कोई ट्रेल कोई ये जो निशानात हैं, ये खुरा जो है ये कहाँ जाके निकलता है, क्योंकि ये जो धमाका है इसको नॉर्मल अंदाज में नहीं देखा जा रहा। ये बड़ा एबनॉर्मल सी सूरत हाल लग रही है मौजूदा सिनेरियो में। तो ऐसे में ज़ाहिर है अब हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब वो जो हमारे लाहौर के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नदीम साहब, उनसे भी पूछते हैं कि वहाँ की सूरत हाल असल में दिन भर होता क्या रहा। नदीम ने हमें ज्वाइन कर लिया। नदीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है मैडम। ठीक है नदीम, मुझे बताइए कि आज इस हवाले से कितनी डेवलपमेंट रही है, क्योंकि अभी इस हवाले से तहकीकात जारी हैं, मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये टारगेटेड था, अभी दिल ने बात की कि ये मुख्तलिफ नोयत का था। आप वहां पर चूंकि मौजूद हैं, क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वहां पर, क्या सिनेरियो है इस वक्त? जी बिल्कुल, आज की अभी तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि अभी तक जो गाड़ी का मालिक है उसे कानून नाफज करने वाले अदारों ने गिरफ्तार कर लिया। ये गाड़ी ओपन लेटर के ऊपर लाहौर से फ़रोख्त की गई थी और हाफजाबाद से जो इसका जिसने ये फ़रोख्त की थी उसे गिरफ्तार किया। और उसके बाद हमारे ज़राए से ये बात सामने आ रही है कि ये गाड़ी जिसको सेल की गई थी उससे आगे चोरी हुई और उसके बाद जो है ना ये इस सारे वाक़े के अंदर, नाखुशगवार वाक़े के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल हुई है। नदीम साहब, ये बताइए कि ये जो इलाका है इस इलाके से मुतालिक बताइए, और ये हाफिज़ सईद साहब की रिहाइशगाह से कितना दूर ये धमाका हुआ और इस धमाके ने ज़ाहिर है कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, इसके अलावा अमलाक का भी नुकसान हुआ है, वहाँ की सूरत हाल के बारे में थोड़ा बताइएगा।
जी, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है, ये हमारे जो ख़ासतौर पे पुलिस है जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ों को कवर करे। ये लाहौर का गुंजान आबाद इलाका है, जौहर टाउन, ई ब्लॉक, और इसके साथ साथ ये सारी रिहायशी कॉलोनीज़ हैं। तो सबसे बड़ा तो सवालिया निशान ये है। और उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि इस गली के अंदर जो हाफिज़ सईद साहब हैं, ये उनके ऊपर चौथा टारगेट हुआ है। तो उनकी रहाइश भी है। तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो ताने बाने हैं वो हाफिज़ सईद साहब से ही मिलते हैं। और उसके अलावा जो CCPO लाहौर और IG ऑफिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दबे लफ्ज़ों में उन्होंने यही कहा है कि जो ताने बाने हैं इसके इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनसे मिलते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो बेसिकली जो ये इलाका है, यहाँ पे 11:10 के ऊपर ये सान्या हुआ है। और तकरीबन जो गाड़ी है वहाँ पे, ये ब्लैक कलर की टोयोटा करोला गाड़ी थी, जो तकरीबन 10 से सवा 10 बजे के करीब जो है ना वो एक शख्स जो है ना वो यहाँ पे छोड़ के चला गया है। गाड़ी के मुतालिक यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेड अलर्ट, रेड जोन एरिया, क्योंकि हाफिज साहब को उनके घर के अंदर ही जो है ना वो महसूस रखा गया, नजरबंद किया गया। तो जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस बाकायदा तौर पे डिप्लॉयड थी। और जब ये ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के वक्त भी एक पुलिस की वैन जो है ना वो गाड़ी के बिल्कुल करीब थी, जो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, और उसके साथ एक पुलिस एहलकार भी जो है ना वो बड़ा शदीद जख्मी हुआ। नदीम साहब, ये एक CCTV फुटेज जो आ रही है, इस CCTV फुटेज में किया गया। नदीम साहब, ये CCTV फुटेज में वो शख्स गाड़ी में से निकलता नजर आ रहा है, वो बिल्कुल कॉर्नर पे गाड़ी जो है वो नजर आती है। तो उसकी भी कोई तलाश जारी है, कोई सुराग कोई मालूम हुआ है? जी, मैंने आपको आगाज में ये बता दिया था कि ये जो बेसिकली गुंजान आबाद इलाका है, आबादी बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो CCTV फुटेज है उसमें शख्स देखा जा सकता है। उसके अलावा सेफ सिटी जो कैमरे हैं वो भी एक नहीं बहुत ज़्यादा तादाद में सराउंडिंग के अंदर यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा इस शख्स की जो किसी हद तक अगर देखा जाए तो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे, जो शख्स यहाँ पे गाड़ी छोड़ के गया उस तक भी तकरीबन जो मेरे ज़राए से पता चल रहा है कि वो पहुँच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ी मालिक था उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गाड़ी का जो मालिक है, अभी तक यहाँ डेवलपमेंट यही है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। आगे इस केस में क्या होता है? बहुत शुक्रिया नदीम मसूद साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बगीर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। इस प्रॉपर जो आज एक टारगेटेड एक किया गया है धमाका, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई में एक स्पेशल किसी बंदे को टारगेट किया गया, या इसमें कोई बैरूनी ममालिक के अनासर कुछ इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? किस तरह से आप इस तमाम वाक़े को देख रहे हैं? देखिए मारिया, अगर आप इसको 2+2 करें और समझे कि इसमें किसको फायदा था, हु इज बेनिफिशियरी, किसको नुकसान हो रहा था, आई थिंक थिंग्स आर वेरी क्लियर कि जब हम 2+2 करते हैं, एक तो आपके सामने FATF का 21 से 25 जून तक एक इजलास, बहुत अहम इजलास हो रहा है, फिर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने हैं या निकालने हैं, उसका फैसला होगा। और सेकंड ये कि मैं तो कम से कम क्लियर कहता हूँ ये दहशतगर्दी है। ये पाकिस्तान को बताने के लिए कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, इससे दहशतगर्दी की एक दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। और जाहिर है इंडिया वैसे ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, मैसेज दुनिया को देना चाहता है कि जी पाकिस्तान अनस्टेबल मुल्क है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। फिर उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्लीपर सेल हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर फिफ्थ जनरेशन वॉर के अटैक के अंदर है। आप चाहे तो मैसी की बात करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, फिर आपके सामने ये क्लियर दुनिया को पता चला कि $1.44 बिलियन की इंडियन 40 बैंक ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ग्लोबल टेररिज्म वो कर रहा है। अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के हालात क्या कर रहा है, गुलबचन यादेव की मिसाल है। सो आई हैव नो डाउट कि इसमें बेनिफिशरी के दुनिया को और FATF में जो इजलास है उस पर इंडिया प्रूव कर सके, देखेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये रीजन है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अब पाकिस्तान को एक तो लाहौर बड़े शहरों को सेफ्टी जरूर बनाना चाहिए, जो काफ़ी चीज़ें अभी कैबिनेट में पता भी चल गई हैं। पता ये करना है कि गाड़ी तो ठीक है, लेकिन गाड़ी ओपन लेटर में बड़ी बिकती है, बेचारों को तो बदकिस्मत है जिसकी गाड़ी ओपन लेटर में जो उसको पकड़ लिया। गाड़ियां यूज होती हैं ऐसे मामलों में। कौन सा एक चोरी की गाड़ी हुई थी, इसमें कौन सहूलतकार है, कौन लोग शामिल थे। प्रॉब्लम हमारे पास वही है कि 3 मिलियन अफगान हमारे पास हैं,
मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं, नर्सरी भी वो है, टेररिज्म की वो प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान के हालात खराब होते हैं, खाना जंगी होती है, और हमारे मतलब आ जाएंगे। एक और हमारे लिए प्रॉब्लम, यही वजह कि पाकिस्तान अमेरिका को बता रहे कि ऑर्डरली विड्रॉ करें, वहाँ ब्रॉड बेस बैलेंस गवर्नमेंट बनाए, तो सब उसमें स्टेक होल्डर शामिल हो, वो अपनी मर्जी के बनाए और फिर अमेरिका वहाँ जाए ताकि वहाँ पर खाना जंगी ना हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर हालात ठीक हों, बल्कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर हो पाकिस्तान का सीट पे हारिस साहब ये बताइएगा जी जी हारिस साहब, ये बताइएगा कि कैसे वक्त में जब मामला एफएटीएफ में, और आज ही के दिन एफएटीएफ में ये मामला डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान का, खास तौर पे आज ये डिस्कस हो रहा है, एक ऐसे वक्त में ये धमाका होता है एक खास रिहाइशगाह के बाहर, और इंडियन मीडिया इस पे भी बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इसमें जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें जो बेनिफिशियरी है ये कौन है, तो आप समझते हैं कि इस धमाके का एफएटीएफ और या जो मौजूदा सूरत हाल है अफगानिस्तान से जो विड्रॉल वाला मामला है, कोई इन चीजों से लिंक बनता है? देयर इज नो, मेरे ज़हन में कोई डाउट नहीं है कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। इंडिया के साथ जाहिर है कि अफगानिस्तान की तरफ दाइश भी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, हरकत अहरार भी है, जो एक उन्होंने बहुत बड़ा एक नया ग्रुप इंडिया ने बनाया, जो डीजी ISPR ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें बताया भी था। तो ये वो ताने बाने हैं। अगर इंडिया, मुझे भी इंडिया ने चैलेंज, मुझे ले रहे थे चैलेंज पे, मैं आई डिडंट गो, बड़ा उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैं इंटरेस्ट ही नहीं किया। मुझे पता था कि वो क्यों, दे आर वेरी हैप्पी, उनको सूट करता है, उनका मीडिया बहुत उछाल रहा था, मीन्स कि इसमें ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, कोई डाउट नहीं है। हमें इसके ज़ाहिर है कि जब इंक्वायरी होगी पता भी चल जाएगा, उनके वायलेंस मैसेज, टेलीफोन मैसेज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान कहाँ से आए पता चल जाएगा। तो ये, और फिर उस मौके पे होना, उसके बाद इंडिया का इतना इसको उछालना, मीन्स कि ये इंडिया की चाल है कि दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान में स्टिल टेररिज्म हो रहा है, और यही मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर सका, वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग। बगैर साहब, क्या ये लिंक हो सकती है चीज़ इस वक्त जो अभी सादिल ने भी बात की है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है, तो क्या उसका नतीजा जो भी कहा जा रहा है कि खाना जंगी हो रही है अफगानिस्तान में, वो इससे कोई चीज़ें लिंक हो सकती हैं? क्या ये वहीं से कोई चीज़ें जो है वो की जा रही हैं? देखें, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अगर अफगान गवर्नमेंट उसमें इंडिया की रॉ और NDS अफगान इंटेलिजेंस मिलकर काम करते, टीम अमेरिका की टेस्ट दे, और देखें एक बड़ी, मैं हमेशा बता देता हूँ, जनरल हमीदुल ने, मरहूम ने, अल्लाह ताला उन्हें दर्जे बता दी, बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने जब 9/11 उन्होंने कहा था 9/11 खाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना, एग्जैक्टली सेम थिंग है। पाकिस्तान इज द मेन टारगेट। आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, दिस इज नॉट बीइंग डाइजेस्टेड बाय द वर्ल्ड, अमेरिकन और बाकी आपके मुखालिफ मुल्क हैं, इजराइल है, इंडिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वॉर, अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाता है, वहाँ गवर्नमेंट बच जाती है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, पाकिस्तान के बिजनेस काफी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक ठाक बन जाता है, बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाते हैं, तो पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करता है, जो हमें चाहिए। आज आप इकोनॉमिक में, आप दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क की हालात में फैसले, आप IMF वर्ल्ड में निकल जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, दे वांट कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो, हमारा ठीक है अदिल, ठीक है, पॉइंट टेकन बगैर साहब, पॉइंट टेकन। अदिल इस्लामी बगैर साहब ने बात की है कि विदाउट एनी डाउट ये तमाम चीज़ें जानकर भी की जा रही हैं, पाकिस्तान को निशाने पर रखकर किया जा रहा है। आज फेटफ का इजलास भी है और पाकिस्तान का मामला भी उसमें डिस्कस हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई में इंटरलिंक्ड हैं? जी बिल्कुल, देखें FATF पे जो भारत है, देखें FATF की जो प्रोसीडिंग होती है ना, ये कॉन्फिडेंशियल होती है, बिल्कुल, ये क्लासिफाइड होती है और इसमें चीज़ें बाहर नहीं आ सकती। भारत क्या कर रहा है? भारत ये करता है कि वो इन प्रोसीडिंग्स की अंदर की जो चीज़ें हैं ये बाहर ला के उन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी भी करता है, अपनी लॉबिंग भी करता है, और पाकिस्तान ये कहता आ रहा है कि ये इन तमाम इस प्रोसीडिंग को पोलिटिसाइज कर रहा है भारत। अब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने
बहुत बड़ा काम इसमें कर लिया है। हम आगे जाके इस प्रोग्राम के आखिर में इस पर बात भी करेंगे कि पाकिस्तान क्या उम्मीद कर रहा है इस पे। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को दिए गए 27 पॉइंट्स में से उसने 26 पे उसको लार्जली एड्रेस कर दिया है, ऐसे में भारत को तशवीश तो है ना, भारत को परेशानी तो है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, क्योंकि भारत को मुंह की खानी पड़ी जब वो ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए पूरी लॉबिंग कर रहा था और उसको मुंह की खानी पड़ी। और अब एक ऐसे वक्त में जब वहां आज के दिन इजलास चल रहा है और पाकिस्तान का मामला डिस्कस हो रहा है, तो वहां धमाका होना और वो उसका ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना, देखें जी वहां दहशतगर्दी हो रही है, या ये उसके जो मजमूम जो उसके अज़ाइम हैं। सब में आज वज़ीर आज़म ने IS हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया है और वहां पर प्रॉपर इन चीज़ों को कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी, तो वहां पर भी चीज़ों को डिस्कस किया गया, वहां पर भी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। तो इस तमाम इशू को आप इस पैराहे में किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत इस वक्त एक पेज पर रहकर इन तमाम इशूज़ को एड्रेस कर रही है? देखें, आज का जो इजलास था ना, ये बहुत अहम था। ये नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये रवां बरस के शुरू में बनी थी और ये आज उसका पहला इजलास था। इसको हेड करते हैं वजीर आजम इमरान खान और इसका जो सेक्रेटेरिएट है, यानी ये ISI हेडक्वार्टर, वहां पर उन्होंने जाकर जो ISI चीफ है उन्होंने इनको रिसीव किया और वहां इनके साथ मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, फवाद साहब, और जो सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं एजेंसीज उनके सरबराहान थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA को जो हेड कर रहे हैं, जो इनके सरबराहान हैं, वो थे। इसका मकसद जो है वो एक जो यूनिफाइड अप्रोच है और जो यूनिफाइड इंटेलिजेंस असेसमेंट के लिए ये एक बहुत अहम फोरम है, क्योंकि देखें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये अपनी अपनी डोमेन में काम कर रही होती हैं। जो सर्विसेज की इंटेलिजेंस हैं, जो नेवल की अलग है, मिलिट्री की अलग से काम कर रही होती है, एयर की अलग से काम कर रही होती है, ISI अलग से काम कर रही होती है, IB अलग से काम कर रही होती है। तो इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें ये तकाजा था वक्त का कि एक कॉमन पिक्चर बने, एक जो इंटीग्रेटेड ये सारी जो तमाम चीजों को इकट्ठा करके एक मुश्तरका तस्वीर जो है क़यादत के सामने रखी जा सके, ताकि जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, और ये देख लेना आज जो कुछ लाहौर में हुआ, और यहाँ खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़े बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। और उसमें ऐसे वक्त में जब विड्रॉल हो रही हो और पाकिस्तान कह रहा हो जी हमने 2 टोक इसमें मौक़िफ़ भी अपनाया हो और वहां से बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा हो और वहां पर खाना जंगी और आने वाले जो खदशात हैं, तो उसमें ये इसका आज इनॉग्रल मीटिंग थी, ये इसका एक पहला इजलास था और ये इस वक्त जरूरत थी और इसमें एक जगह इकट्ठे होकर एक जो कॉमन पिक्चर है उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई और प्राइम मिनिस्टर ने इसको सराहा भी। और इस मीटिंग में जो अफगानिस्तान और सूरत हाल, जो खित्ते की सूरत हाल है, उस पर तमाम जो एजेंसीज की जो इनपुट थी उसको एक जो तस्वीर की शक्ल में जो है वो क़यादत के सामने रखा गया। यूनिटी का होना बहुत जरूरी था। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। ब्रिगेडियर साहब से पूछेंगे जो आज जो अनएक्सपेक्टेड जो एकदम से मीटिंग हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, वो उस तमाम मीटिंग का, उस दौरे का सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे साथ ब्रेक के बाद नाज़रीन तर्जुमान दफ्तर खारजा भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ये बताइएगा, इस वक्त जो अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन चल रही है, इस मौके पर बार बार ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि जब से जो बाइडेन साहब आए हैं उन्होंने अभी तक पाकिस्तान से वजीर आजम से कोई राबता नहीं किया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब तो अमरीकी सेनेटर्स भी ये बात करने लग चुके हैं कि अफगानिस्तान से जो निखला का मामला है इसमें बाइडेन का इमरान खान से राबता ना करना एक बहुत बड़ी तबाही साबित हो सकता है, ये गलती कर रहा है अमेरिका। इस पर पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो पाकिस्तान का रोल है अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से। अफगान पीस प्रोसेस में जो यूनाइटेड स्टेट्स का रोल है उस हवाले से, और पाकिस्तान और अमेरिका का जो इस इशू के ऊपर एक कॉपरेशन रहा है जो कि अभी भी जारी है वो, तो इसमें पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया अफगान पीस प्रोसेस को इस स्टेज तक लेके आने में। पिछले साल जो 3 इम्पोर्टेंट अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स का एग्रीमेंट। उसके बाद फरवरी लास्ट ईयर, उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो इसमें थी वो इंट्रा अफगान निगोशिएशंस की इनिशिएशन थी जो कि सितंबर में हुई लास्ट ईयर, और तीसरी फिर एग्रीमेंट था ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन नवंबर लास्ट। अब ये जो तीनों की डेवलपमेंट्स हुई पिछले साल, उसमें पाकिस्तान का एक क्रिटिकल रोल था। जिसका मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो था यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान का एक इंतहाई कलीदी किरदार था। अब जहां तक यूएस फोर्सेस की विड्रॉल का सवाल है, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि फोर्सेस का, फॉरेन फोर्सेस का जो विड्रॉल है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी अफगानिस्तान में विड्रॉल के नतीजे में सिक्योरिटी वैक्यूम नहीं क्रिएट होना चाहिए जिसे स्पॉयलर्स एक्सप्लॉइट कर सकें। इस सिलसिले में हमने ये भी कहा कि हम ये ज़रूरी समझते हैं कि विड्रॉल के साथ जो अफगान पीस प्रोसेस है उसके अंदर भी प्रोग्रेस हो। अब जहाँ तक आपने बात की वो पाकिस्तान और यूएस का, हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर बहुत क्लोजली काम किया है अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से, और ये कॉपरेशन अभी दोनों मुल्कों के दरमियान अभी भी जारी है। जी ये बताइए जाहिद साहब के जो अफगान धड़ों के दरमियान मामलात कब हल होते देख रहे हैं? अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर तो मामलात खाना जंगी की तरफ जाएंगे और खुदा ना खास्ता फिर उसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पे आना है। तो पाकिस्तान इस हवाले से क्या उम्मीद लगाए बैठा है और क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए, हमने, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने कंसिस्टेंटली ये मेंटेन किया है कि अफगान मसले का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं है। देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। हमने हमेशा ये कहा है कि अफगान मसले का वाहिद हल पॉलिटिकली निगोशिएटेड सेटलमेंट है, और उसमें जो कलीदी किरदार है वो अफगान को ही प्ले करना होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फ्यूचर अफगानिस्तान का, वहाँ पे किस तरह की हुकूमत होगी, क्या डिस्पेंसेशन होगी, उसका फैसला अफगान ने करना है। पाकिस्तान का अफगान पीस प्रोसेस के अंदर एक फैसिलिटेटर का रोल रहा है। हमने पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा किया, और हम अभी भी अफगान पीस प्रोसेस को कामयाब कराने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्रिटिकल रोल जो है वो अफगान का है, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त अफगान लीडरशिप के लिए ज़रूरी है दैट दे मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये इस वक्त एक तारीखी अपॉर्चुनिटी है अफगान पीस प्रोसेस के अंदर, और इसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। बल्कि अभी तक की जो की डेवलपमेंट्स मैंने आपसे 3 शेयर की, उनके ऊपर बिल्ड अपॉन करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के हवाले से हम ये भी समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका पाकिस्तान के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसी हवाले से हम ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, ताकि उससे अफगान रेफ्यूजीज जो स्टिल दे आर ओवर 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान, वो अपना डिग्निफाइड मैनर में बट इन अ टाइम बाउंड मैनर अफगानिस्तान वापस जा सके। और हम ये भी समझते हैं कि खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान का अमन जरूरी है। इसी तरह पाकिस्तान के जो की कनेक्टिविटी इनिशिएटिव हैं उनके लिए भी अफगानिस्तान के अंदर अमन जरूरी है। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का अफगान अमन के अंदर एक डायरेक्ट स्टेक है, और हम अपना रोल पहले भी प्ले कर रहे थे उसमें, और हम अब भी अपना उसके अंदर एक जो बुनियादी किरदार है जो कि एक कंस्ट्रक्टिव रोल है वो हम प्ले करते रहेंगे जी इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज चौधरी साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया है। बगीरी साहब, जिस तरह भी चौधरी साहब ने किया है कि बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट अफगानिस्तान में जो कुछ होगा उसका पाकिस्तान पे पड़ सकता है, और इस सब में बाइडन का
इमरान खान साहब से राब्ता ना करना और फिर अमेरिकी सेनेटर का ये कहना कि अगर बाइडन का इमरान खान से राब्ता नहीं होता या वो नहीं करते तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी तबाही साबित हो सकता है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पहले भी ये बात की थी कि सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अफगानिस्तान में ब्रॉड बेस्ड एथनिक गवर्नमेंट बननी चाहिए और वो उस वक्त बनेगी जब अमेरिकन चाहेंगे कि वो अगर अमेरिकन इन कंडीशन में, इन एनवायरमेंट में कि वो विथड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि 11 सितंबर से पहले ही निकलना चाहते हैं और इसी हालत में छोड़ना चाहते हैं, तो ये वांट कि अफगानिस्तान में तबाही हो, वहाँ पर तफरी हो, वहाँ पर खाना जंगी हो और उसके असरात फौरन जो पाकिस्तान पर लाजमी आए। इसलिए पाकिस्तान ने बात कर है कि आपको चाहिए कि वहाँ पर इमीडिएटली वहाँ पर बैलेंस गवर्नमेंट रखें, ब्रॉड बेस्ड हो, इसको तमाम अफगानिस्तान के लीडर्स को एक्सेप्ट करें, उनकी इक्वल एथनिक रिप्रेजेंटेशन भी हो और उसमें अफगानिस्तान के अवाम खुद फैसला करें। पाकिस्तान has got nothing to do what we कि वहाँ पर पीस हो, वहाँ पीस होगा तो पाकिस्तान में पीस होगा। पाकिस्तान में अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा तो पाकिस्तान का कंसर्न है। इसलिए हम ये बात करते हैं, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अगर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस, दे वांट कि वहाँ पर लड़ाई हो, पाकिस्तान की तजारत सेंट्रल से भी ना हो सके, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ पे इंडिया ऑपरेट करेगा, उसको इंटेलिजेंस से ऑपरेट करेगी, एंटी से मिलकर पाकिस्तान को टेररिस करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम होंगी। दीज आर द इश्यूज। इसलिए हम ये बात करते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और उसके बाद वहाँ से हो, लेकिन पाकिस्तान की हालत में अपनी किसी को भी किसी को करने की इजाजत नहीं देगा। और यही ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि वहाँ पर ज़ाहिर है तालिबान जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ आने वाले वक्त में उनकी हुकूमत कायम होती है और इसका पाकिस्तान पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखें, अगर वहाँ जिस तरीके से अफगान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, रोज कोई ना कोई एरिया को कवर कर रहे हैं, किस्ती दे रहे हैं, फिर ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक पहुँचते हैं, फिर भी उन्होंने उनको वहाँ पर कंट्रोल कर लिया है और फिर अफगान ट्रुप्स हैं वो भाग रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट फुली ट्रेन्ड। सेकंड की मोटिवेशन नहीं है, दे आर हेल्प, दे वांट टू जॉब जो उनको मिल गई। नाउ दे आर मोस्ट वरीड कि आप क्यों ही अमेरिकन कहेंगे अफगान तालिबान पता नहीं क्या हाल है, उनको मारते हैं, क्या करते हैं, जबकि अफगान तालिबान कह रहे हैं कि अगर आप टाइम टू विथड्रॉ कर पैसे मिल जाए तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए ये बड़े सिचुएशन हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को अभी भी अमेरिकन को समझाना चाहिए कि किस तरह मत जाएं, ये आप क्या इंटेंशनल कर रहे हैं कि में अगर चाहते हैं कि यहाँ पर अनस्टेबल रहे और टेररिज्म होती रहे, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत और पाकिस्तान को इनकी बहुत एहतियात करने की जरूरत है। आज जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस जो है, ऑल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, आई एम श्योर कि उसमें अफगान सिचुएशन, कश्मीर की जो भी 24 तारीख को उन्होंने अमित शाह ने कॉल दिया है लीडर्स को, वो उनके फॉलोअर्स, उनके क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, वो रिलेटेड सिचुएशन, ठीक है, पाकिस्तान इसके बारे में ब्रीफ किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया बगैरी साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया। इस वक्त टाइम बहुत क्रूशल आन के लिए और अभी जो भी स्टेप लेना पड़ेगा वो बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे फेटफ का इजलास हो रहा है, पाकिस्तान का मामला आज डिस्कस किया जा रहा है, इस पर अदील से पूछेंगे कि क्या आया ये उम्मीद है, क्योंकि 27 में से 26 पॉइंट्स पर हमने जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस और बहुत अच्छी अचीवमेंट हमें मिली है, लेकिन अब नाम ग्रे लिस्ट से निकलता है या नहीं, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, फेटफ के जो प्लेनरी इजलास थे जो 21 से 25 जून तक डिस्कशन होनी थी, आज स्पेसिफिकली 23 जून को पाकिस्तान का मामला डिस्कस होना था
और यहाँ पर नाज़ मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 27 पॉइंट्स दिए गए थे फेटफ की जानिब से पाकिस्तान को, और उसमें से 26 पॉइंट्स पर पाकिस्तान अमल दरामद कर भी चुका है। अदील, अब आपको क्या लग रहा है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है? एक तो मुझे ये बताएगा कि एक हम तो इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट तस्वुर कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी इसको अचीवमेंट कंसिडर कर रहे हैं या नहीं? और दूसरा ये, क्या उम्मीद है कि इस सब के बाद अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सकता है? देखें, आज हमारी ये जो इजलास हो रहा है ना, ये 21 से 25 तक के इजलास में आज का दिन शेड्यूल में पाकिस्तान ने डिस्कस होना है, और जो हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा इस पे होपफुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए। वो मैं बताता हूँ किस तरह। देखें, फेटफ के अपने जो रूल्स हैं उसमें ये बात लिखी है कि आपको जो एक्शन प्लान दिया जाता है, उस एक्शन प्लान में आपने तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको लार्जली एड्रेस करना है, पार्शली एड्रेस नहीं कर सकते आप। अगर एक पर भी पार्शली एड्रेस करेंगे तो आपका नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकता। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि 26 पॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम किया और दुनिया भी हैरान है, दुनिया तस्लीम कर रही है। अब एक नुक्ता कहां पर रह गया, उसमें कुछ अदालती मामलात हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन के मामलात हैं, उस पर टाइम लगता है, उसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें एक और बड़ा हमारी दिलचस्प मामला है कि ये पैरेलल एक और प्रोसीडिंग भी चल रही है जो ICRG के तहत चल रही है। ये भी फेटफ का ही एक बॉडी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप है। इसने भी हमें एक प्रोग्राम दे रखा है। ये 2019 में ये भी मामला शुरू हुआ था, और इसमें POPR यानी पोस्ट ऑब्जर्वेशन पीरियोडिक रिव्यू, इसके तहत अलग से 40 पॉइंट हमें दिए गए थे। बिल्कुल, उस पर भी पाकिस्तान ने 31 पर अमल दरामद कर दिया है, बाकी पर करना है, और उसके लिए हमारे पास अभी मजीद 1.5 बरस मौजूद है। अच्छा, अब चाहते वो ममालिक जो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में देखना चाहते थे, उनको तो मुंह की खानी पड़ी, भारत को खासतौर पे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान इंशाल्लाह अब ब्लैक लिस्ट से कोसों दूर है, बहुत दूर है। और हमारे जो मलेशिया, टर्की, चीन, सऊदी अरब, UAE और जो GCC का जो एक ग्रुप है, ये हमें मुकम्मल हमारे साथ खड़ा हो गया। और जो कंसेंसस है, कंसेंसस अगर हो तो कोई मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। तमाम के तमाम ममालिक, 3 ममालिक उस पर इख्तलाफ कर दें तो ब्लैक लिस्ट में वो मुल्क नहीं जा सकता। तो ये तो हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ हो गए खड़े, ब्लैक लिस्ट वाला तो मामला हो गया खत्म, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहे। हाँ जी, अगर हम ग्रे लिस्ट में, अभी आप कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो यहां से भी हम नहीं निकलते तो फिर क्या होगा? देखें, ये हम अगर ग्रे लिस्ट में अगर रहते भी हैं ना, हर 4 महीने बाद प्लेनरी इजलास होता है, तो इस बात का इम्कान है कि अगले जो 4 महीने हैं उनके बाद होने वाले इजलास में हम 27 के 27 पर अगर अमल दरामद कर देते हैं, ग्रे लिस्ट में रहने से नुकसान कोई नहीं होता। बस ये एक जाहिर है, एक तलवार होती है, लटक रही है तलवार के जी ग्रे लिस्ट में है। इवन जब ब्लैक लिस्ट में, इस वक्त 2 मुल्क ब्लैक लिस्ट में है, तो वहां कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, वहां पर दुनिया के साथ वो जो ट्रांजैक्शंस का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक लिस्ट में तो हम जा नहीं रहे, ग्रे लिस्ट में भी हम रहते हैं। असल में हमारी जो अचीवमेंट है कि हमने इतने कम वक्त में उन 27 में से 26 पर अमल दरामद कर दिया, और जो POPR का ये जो हमें दिया गया था टास्क, उसमें 40 में से 31 पर अमल कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी ये जो 26 पॉइंट्स पर हमने अमल दरामद किया है कि इस इजलास में भी उस पर कोई एप्रिसिएशन पाकिस्तान को दी जाएगी। बहरहाल ये तो ज़ाहिर है FATF ने ये जो प्रोसीडिंग है उसमें फैसला होना है, तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अब अभी जब फैसला ही, इस पर हम आगे मजीद भी डिस्कशन कर सकते हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।